नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का बिहार अड्डा 24/7 पे। तो लीजिए एक बार फिर से आप सभी लोग के सामने है एक महत्वपूर्ण वैकेंसी को लेकर के बिहार में, जो है बिहार पुलिस एसआई दरोगा 2025 की। और यहाँ पे आपको अभी तक हमने पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी शॉर्टर सेशन के थ्रू कि 1799 आपके टोटल पद हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन सारी पोस्ट मतलब इस पोस्ट को लेकर के क्या क्या मेजर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम क्लियर करने के लिए सेशन को लेकर के आप सभी लोग के सामने, जैसे कि आपके दिमाग में आपके जैसे क्वेश्चन आ सकता है सिलेबस क्या हो सकता है ना, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या है, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, कितने चरणों में परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपकी चयन प्रक्रिया क्या है, आपके कट ऑफ के ऊपर हम अलग से एक सेशन लेंगे, इसलिए इसमें इस पूरे सेशन में कट ऑफ के ऊपर हम डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी कट ऑफ आपका अलग से हम सेशन लेकर के आएंगे। पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था, ठीक है, फिर पिछली बार का कट ऑफ क्या था, आपके फिजिकल होगा या नहीं होगा, कितने तरीके या फिर कितने क्या कहते हैं प्रक्रिया होती है फिजिकल टेस्ट की, तो ये सारे जो प्रोसेस है उन पे हम बात करेंगे। A to Z आपको सारी जानकारी सेशन के थ्रू पता चलने वाली है इस बिहार एसआई दरोगा को लेकर के। तो बहुत ध्यान से एक छोटे छोटे पॉइंट को नोट करते हुए चलेगा, आपको लास्ट में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं और एक एक छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के चलेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है आपकी ये कि परीक्षा आपकी जो आवेदन की तिथि है वो कब से शुरू हो रही है। तो आवेदन की तिथि शुरू हो रही है आपके 26 सितंबर 2025 से, ठीक है। हाँ जी, तो आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, आपके 26 सितंबर 2025 से आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर अंतिम दिन की बात करें, आपके आवेदन करने की लास्ट दिन या फिर लास्ट तिथि कौन सी होगी, तो 26 अक्टूबर 2025 आपकी लास्ट डेट होने वाली है। ये दो बातें, ठीक। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता में साफ साफ लिखा गया है कि आपका ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए 1 अक्टूबर 2025 तक। तो 1 अक्टूबर 2025 तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष अगर आपने कोई परीक्षा पास कर रखी है तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा टोटल पद की अगर बात करें तो टोटल पद यहाँ पर कितने रखे गए हैं, तो टोटल पद हैं आपके 1799 यहाँ पे टोटल पद हैं। अब यहाँ पर टोटल पदों में जैसे अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग कोटि होती है, तो उसमें महिलाओं के लिए 614 पद हैं जो कि सुरक्षित रखे गए हैं, सॉरी हाँ 614 पद। इसे आप कुछ डिटेल में इस तरीके से देख सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप नोटिस करिए कि टोटल 1799 पद हैं, है ना। इनमें अगर बात करें अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति वालों के लिए 210 पद हैं जो कि सुरक्षित रखे गए हैं, और इन 210 पदों में आपके 74 पद हैं जो कि महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, आपके एसटी कैटेगरी की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे टोटल 15 पद हैं जिसमें 5 महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 273 पद हैं, महिलाओं के लिए 96 पद सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा अगर आप ओबीसी की बात करेंगे, है ना, ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में आपको 222 पद दिखाई पड़ते हैं जिनमें 78 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। ऐसे अगर आप ओबीसी महिला की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 42 पद हैं जो कि सुरक्षित रखे गए हैं। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 850 पद रखे गए हैं टोटल, जिसमें 298 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। ऐसे आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में बात करें, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए 180 पद टोटल हैं, और इसमें अगर देखें तो 63 महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। ऐसे अगर ट्रांसजेंडर की बात करें तो ट्रांसजेंडर में आपके 7 टोटल पोस्ट हैं जो कि 7 टोटल पोस्ट रखी गई हैं, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर अब टोटल हुआ आपके 1799, जिसमें 614 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा 36 पद सुरक्षित हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन वो हैं, उनके लिए 36 पद हैं जो कि सुरक्षित रखे गए हैं। तो इन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार में आप जानते हैं कि 35% का आरक्षण महिलाओं को लागू है, चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी क्यों ना हो। तो उन सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पर आपके जो पदों का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से आपकी कैटेगरी वाइज रखा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप आगे चलें तो आपको आयु सीमा, एज लिमिट के बारे में अगर देखा जाए तो एज लिमिट, इसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। यहाँ पर ध्यान रखिए कि एज लिमिट आपके 1 अगस्त 2025 तक रखी गई है ना, यानी कि 1 अगस्त 2025 तक
जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, अगर देखा जाए तो उनकी जो उम्र है, पुरुष और महिलाओं की जो न्यूनतम आयु है वो 20 वर्ष आपकी होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 20 वर्ष आपकी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, मतलब 1 अगस्त 2025 तक के 25 तक का जो लिमिट है वो रखा गया है, और यहाँ पर आपकी जो मिनिमम आयु है सभी वर्गों के लिए 20 वर्ष रखी गई है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट कर दिए 1 अगस्त 2025 की, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो अधिकतम आयु निम्न है, कैसी कैसी, यहाँ पर अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के मेल के लिए आपकी जो उम्र सीमा है वो आपके मिनिमम 20 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम आपके 37 वर्ष रखी गई है। ये आपके जनरल कैटेगरी के मेल के लिए है। अगर आप क्या कहते हैं मेल और फीमेल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर आपको आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों के लिए उम्र सीमा अगर मिनिमम देखा जाए 20 वर्ष है और मैक्सिमम आपके 40 वर्ष रखी गई है। ऐसे अगर आप मेल फीमेल आपके एसटी एससी कैटेगरी में देखें तो आपकी मिनिमम उम्र सीमा 20 वर्ष रखी गई है और आपके अधिकतम अगर बात करें तो 42 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। जनरल कैटेगरी के फीमेल के लिए अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के फीमेल के लिए है ना, आपके फीमेल के लिए अगर देखा जाए तो मिनिमम उम्र सीमा 20 वर्ष है, मैक्सिमम आपके 42 ईयर रखी गई है, ऐसा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, ये छोटी सी बात थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगला आता है आवेदन शुल्क, यानी कि फॉर्म फिलिंग की फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी। तो फॉर्म फिलिंग की फीस की अगर बात करें तो मात्र 100 रुपया। यहाँ पर सभी वर्ग की महिला और पुरुष तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये रखी गई है ना। तो यहाँ पर आप आवेदन शुल्क भी देख सकते हैं, सीधी सीधी बात है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड की अगर बात करें तो शारीरिक मापदंड में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप शारीरिक मापदंड में, जैसे कि आप अगर देखें तो आपको ऊंचाई है ना, ऊंचाई के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो ऊंचाई के परिप्रेक्ष्य में आपको वैसे शारीरिक मापदंड में ऊंचाई, सीना और वजन, इन तीनों ही बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सिर्फ ऊंचाई के बारे में देखें तो ऊंचाई यहाँ पर पुरुषों की है ना, आपके पुरुषों की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर समान वर्ग के है ना, आपके जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं और पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के जो पुरुष हैं है ना, जनरल और पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनको कहा गया है कि उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके अगर पुरुषों की बात करें तो यहाँ पे इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। और वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए जो आपकी हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आवेदन करें ही ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये ऊंचाई का काम यहाँ पे हो गया शारीरिक मापदंड में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आता है सीना, ठीक है। सीना महिलाओं में तो देखा नहीं जाता लेकिन पुरुषों में ये मस्ट है। तो जैसे सीना सिर्फ पुरुषों के लिए तो अनारक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए, और यहाँ पर आपके पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए। तो जनरल कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पे सीना रखा गया है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर ये रखा गया है। अगर यहाँ पर 81 और 85 के बीच में 5 का अंतर नहीं होता है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है, ऐसा यानी होना ही चाहिए, रखा गया, सीधी सीधी बात। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर आपके बिना फुलाए सीना रखा गया 79 सेंटीमीटर और फुला करके आपके 84 सेंटीमीटर रखा गया है। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस आपको 5 सेंटीमीटर का दिखना चाहिए, जरूरी है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा फिर वजन की बात करें तो वजन में कहा गया है कि पुरुषों के लिए वजन की ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई है, लेकिन महिलाओं के लिए बोला गया है कि कोई भी कैटेगरी की महिला हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, उनकी जो वेट है वो 48 kg से कम की नहीं होनी चाहिए, है ना, कम की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर की बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं की कैटेगरी के आधार पर ही होगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी शारीरिक दक्षता के बारे में। अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया 4 चरणों में आपकी संपन्न होगी। कैसे कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। चयन प्रक्रिया में पहला होगा आपका प्री, ठीक है, प्री। दूसरा होगा आपका मेंस का पेपर, ठीक है। तीसरा होगा आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है, ये आपको देखने मिलेगा। और चौथा होता है आपका कौन सा, तो वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन। तो ये 4 चरणों में आपकी जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न होगी, जिसमें अगर हम प्री की बात करें, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको आपके जो 100 क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे, 100 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे, 200 अंकों के होंगे, है ना, 200 अंकों के होंगे। और यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, है ना, 2 घंटे का। ये आपका प्रीलिम्स का पेपर है। प्रीलिम्स के पेपर में आपसे सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, है ना। इसमें आपको 30%, कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप प्रीलिम्स की परीक्षा में 30% अंक नहीं लाते हैं तो आपका जो दूसरा मेंस का पेपर है वो नहीं दे पाएंगे आप। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी जो मेंस का पेपर है उसमें अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा में 20 गुना अभ्यर्थी जो पास होंगे वो मेंस की परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये छोटी सी बात थी। तो ये आपका प्रीलिम्स का पेपर, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अगर बात करें तो आता है आपका मेंस का द्वितीय चरण है आपके किसका, तो ये है आपके मेंस का पेपर, ठीक है, मेंस का पेपर। मेंस के पेपर की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके 2 चरणों में मेंस की परीक्षा होगी, है ना। मेंस आपके 2 चरणों में होगा। पहला होगा जिसमें आपको पेपर देना पड़ेगा हिंदी का, ठीक है, सामान्य हिंदी का आपका पेपर होगा। सामान्य हिंदी का पेपर भी आपके 200 अंकों का होगा, ठीक है, 200 अंकों का होगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये पूरी जो परीक्षा है 2 घंटे की आयोजित कराई जाएगी। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। 2 चरणों में मुख्य परीक्षा होगी। प्रथम पत्र आपके 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि आपको सामान्य हिंदी वाले पेपर में मिनिमम 30% जो अंक हैं वो लाना जरूरी है, नहीं तो आप दूसरा पेपर नहीं दे सकते, ठीक है, ऐसा। तो सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारित नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सामान्य हिंदी का जो पत्र का प्राप्तांक है वो मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है, ऐसा। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर आपके मेंस में दूसरा पेपर होगा, ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर ये पहला पेपर हो गया, दूसरा फिर मेंस का दूसरा पेपर होगा। इसमें अगर बात करें तो आपसे क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपसे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, जांच से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेंस का जो पेपर है वो 2 चरणों में होगा। 2 चरणों में जो पहला चरण है वो सामान्य हिंदी का पूछा जाएगा, जो कि आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, भले इसका जो नंबर है वो आपके मेधा सूची में ना जोड़ा जाए, ठीक है, ऐसा। फिर आपका दूसरा पेपर होगा जिसमें आपके ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और जो मानसिक योग्यता के क्वेश्चन है वो, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये 200 अंकों का होगा, है ना। 200 अंकों के साथ 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, इसे ध्यान रखिएगा। दोनों चरणों की परीक्षा में अगर देखें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, 0.2 अंक की जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी और एक प्रति जो है जांच के लिए भेजी जाएगी। तो यहाँ पर अगर कोई भी गड़बड़ी या किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधियां होती हैं तो उसकी जांच की जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, हाँ जी। फिर आता है आपका चयन परीक्षा में ये है। तो आपका मैंने बताया कि पहले होगा आपका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा प्री और मेंस में डिवाइडेड है। उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसे आप फिजिकल टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा है। इसमें अगर बात करें तो अभ्यर्थियों को सफल होना जरूरी है, ठीक है, सफल होना जरूरी है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर आपको ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, इन 3 चरणों को पास करना होगा, ठीक है। तो ये 3 चरण आपको कैसे दिखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरा नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल। इसमें अगर आप बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में मैंने कहा आपको ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, ये 3 चीजें आपको करनी होंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको ये चीजें हैं।
पहले रखी गई है दौड़ की प्रक्रिया, ठीक है। हाँ जी, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सबसे पहले होगा दौड़। दौड़ में अगर हम पुरुषों की बात करें तो दौड़ में पुरुषों के लिए कहा गया है कि यहाँ पर, हाँ जी, सबसे पहले होगा दौड़ का परीक्षा, ठीक है। हाँ जी, आपके फिजिकल टेस्ट में सबसे पहला चरण होगा दौड़ का, ठीक है, दौड़ का। दौड़ में अगर बात करें तो 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे, है ना, 30 सेकंड दिए जाएंगे, किसको, आपके पुरुषों को, है ना, मेल को दिए जाएंगे। और आपको अगर देखा जाए तो 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की दूरी यानी कि 1 मील जो है वो आपको पास करना कंपलसरी है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को दौड़ की परीक्षा में 1 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि 6 मिनट के अंदर कवर करनी है। अगर आप इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो असफल घोषित होंगे। उसके बाद आती है ऊंची कूद की प्रतियोगिता। ऊंची कूद में ध्यान रखिएगा कि ऊंची कूद में अगर हम बात करें पुरुषों की तो ऊंची कूद में पुरुषों के लिए, मेल के लिए बात करी जाए तो 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, चूंकि आपके सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपकी जो 4 फीट की कूद है ना, वो कंपल्सरी है। तो कम से कम आपको 4 फीट कूदना ही होगा ऊंची कूद में। ऐसी अगर बात करें महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए 3 फीट की कूद होना जरूरी है, ये ऊंची कूद है। तो पुरुषों के लिए ऊंची कूद 4 फीट की, महिलाओं के लिए 3 फीट की रखी गई है। लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद आपके मेल पर्सन के लिए कितनी है, तो मेल पर्सन के लिए 12 फीट की रखी गई है, ठीक है, 12 फीट की लंबी कूद है, ठीक। ऐसी अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर आपके 9 फीट की लंबी कूद है, ठीक है, 9 फीट की लंबी कूद है। अगर आप इससे कम कूदते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसा। इसके बाद आता है कौन सा, गोला फेंक। गोला फेंक पुरुषों में अगर देखा जाए तो 16 पाउंड का गोला होगा पुरुषों का और 16 फीट आपको फेंकना होगा। महिलाओं में आपके 12 पाउंड का गोला होगा, 10 फीट फेंकना होगा। तो ये जब सारी प्रक्रिया आप संपन्न करते हैं तब कहीं जाकर के, मतलब इसमें जब आप सफल होते हैं तब कहीं जाकर के आपका जो तीसरा चरण है वो कंप्लीट माना जाएगा। आप अभी जो देख रहे थे पुरुषों का सीना और उनकी जो लंबाई है तो वो आपके शारीरिक दक्षता में कंपल्सरी है, वो इतनी होनी ही चाहिए। वहां पर वो गलतफहमी मत रखिएगा कि वो है तो आप आराम से फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे। फिजिकल टेस्ट आपका ये होगा, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक, ठीक है, ये होगा फिजिकल टेस्ट, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो आपके किन्नर और जो थर्ड जेंडर है इनके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आपके जो क्या कहते हैं पिछड़ा वर्ग की महिलाएं होती हैं उनके समान ही रखी गई हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दस्तावेज क्या क्या, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता में आपकी मैट्रिक पास का जो प्रमाण पत्र है जब आप आवेदन करने जाएंगे उस टाइम पे आपको चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में वो काम आएगा। मैट्रिक आपके 10+2 का जो वो है, 10th का 12th का दोनों को मार्कशीट चाहिए, ठीक है। 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र ये चाहिए आपको। यहाँ पर इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र भी चल सकता है ना, उसके अंक चाहिए होंगे। स्नातक की डिग्री चाहिए आपको। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के किसी भी विषय में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप उसका प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पहचान और अधिवास यानी कि आपका पहचान प्रमाण पत्र और आपका जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। वैध फोटो, पिछले 6 महीने से पुराना जो फोटो है वो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये जो आपके डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए आपके पास। मतलब अगर आप किसी जाति से संबंधित हैं, जाति प्रमाण पत्र, EWS कैटेगरी में आते हैं, EWS का जो प्रमाण पत्र है वो, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो डॉक्यूमेंट जरूरी है। बिहार का जो अधिवास, बिहार के मूल निवासी हैं तो आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। बिहार के जो बाहर के स्टूडेंट हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे वो, फिर चाहे वहाँ से किसी भी कैटेगरी में आते हों, और ये साबित करने के लिए कि आप बिहार के निवासी हैं, ठीक है, ऐसा। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके ये होना चाहिए। इसके अलावा हाल ही के फोटो और हस्ताक्षर आप होना चाहिए वहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करने के लिए जरूरी होंगे ये। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वो होना चाहिए करंट समय में यूज कर रहे हैं, उसमें OTP वगैरह आएगा। ईमेल आईडी वैलिड दीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई भी ईमेल आईडी आप उठा के दे दिए, ठीक है। हाँ जी, संपर्क करने के लिए जरूरी होता है। कोई भी नई अपडेट होगी इन्हीं में आपको दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो आपके ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो आपके होने चाहिए। इसके अलावा फोटोग्राफ हस्ताक्षर के लिए कुछ क्राइटेरिया रखी गई हैं कि अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का साइज स्कैन करने के बाद 15x25
KB के आसपास होना चाहिए। फोटो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, लिखा है मैं तो 6 महीने बोल रही थी। यहाँ पर जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, फोटो खिंचाने के टाइम पे बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। हस्ताक्षर का स्कैन करने के बाद हस्ताक्षर का जो साइज है, आपके जो सिग्नेचर का साइज है, वो 15 से 25 KB के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में कर सकते हैं, लेकिन काली और नीली स्याही से ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे अलग नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर फोटोग्राफ आपके GPG, JPEG या GIF में होना चाहिए, ठीक है ऐसा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आप ऑलमोस्ट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, बाकी मैंने इससे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता करके जो भी मेजर पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिया है। बट फिर भी अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपके पूरे तरीके से डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी जो क्लासेस हैं आपकी शुरू हो रही है बिहार अड्डा 24/7 में बिहार दरोगा को लेकर के, तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट लेकर के हम टाइम टू टाइम आपके पास आते रहते हैं। तो जाने से पहले सेशन को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।